नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी न देश की गरीबी हटी, न राज्य की गरीबी हटी। अमीर सांसद बने, अमीर राज्यसभा सदस्य बने, अमीर विधायक बने और नतीजा ये कि वो लोकतंत्र के नाम पे, भाजपा के नाम पे आए, लड़े और जनता का वोट लेके सत्ता हासिल कर ली। सत्ता का सुख उठाने के लिए राज्यसभा भी पहुंच गए और फिर उसी जनता को, उसी आम आदमी को लात मार के वो जा करके गोदी में बैठ जाते हैं, गोदी में बैठाने वाले नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ। जी हां, यही है असली लोकतंत्र और नकली लोकतंत्र का अंतर। यही अंतर है एक आम आदमी की वास्तविक राजनीति करने वाले और फर्जी राजनीति करने वालों के बीच का अंतर। जी, यही है धोखे की और ईमानदारी की राजनीति के बीच का अंतर। इसे समझना पड़ेगा। जैसे नरेंद्र मोदी बोलते थे कि वो चाय वाले हैं, वो गरीब हैं, वो पिछड़े से आते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, लेकिन वो सत्ता में आए तो उन्होंने सिर्फ रईसों के लिए किया। उन्होंने रईसों को सब कुछ दिया और देश का सब कुछ छीन के उनकी झोली में डाल दिया। जो उनकी गोदी में बैठ गया वो भ्रष्टाचारी से ईमानदार हो गया और जो उनकी गोदी में नहीं बैठा वो भ्रष्टाचारी है। जी, इसके सब के सबूत हैं। जो बात कह रहा हूं कोई भी एक ऐसी बात नहीं। वो प्रधानमंत्री बने यही कह के कि राजनीति में स्वच्छता लाएंगे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे और लड़कियों पर, बलात्कारियों के ऊपर वो हमले करेंगे जो लड़कियों के साथ में सब छीनते हैं, उनकी आबरू लूटते हैं। जी हां, सब कुछ ये कह रहे थे। वो कह रहे थे आतंकवाद पे हमला करेंगे, वो कह रहे थे काले धन पे हमला करेंगे, वो और भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा हुआ। जो आतंकवादी हो, जो आतंकवादियों का पोषण करने वाला हो, उनका फंडर हो, यदि वो भाजपा के साथ आके खड़ा हो जाता है तो वो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे सुच्चा, सबसे साफ सुथरा होता है और जो नहीं आता है वही बेईमान है। इसी तरीके से अभी हाल के दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद मित्तल के घर पर छापा मारा गया और जब मित्तल पर, अशोक मित्तल के यहाँ जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जालंधर में, उसका जो मालिक है, इत्तेफाक से मेरा भी दोस्त है, मैं खुद जब वो राज्यसभा सदस्य बना मैं आश्चर्य कर रहा था कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इसको क्यों बनाया। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि उसको इसलिए बनाया कि वो पैसा दे सकता था और उसने पैसा दिया और पैसा दे करके वो बन गया। ये मेरी अपनी निजी जानकारी में। फिर इसके बाद फिर कुछ नहीं। मैं कहूं आम आदमी पार्टी में कैसे आ गया, ये तो आरएसएस का व्यक्ति है, आरएसएस की शाखा में जाता रहा। उनके परिवार से भी मेरा नाता था। मैंने पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा के कुछ कहा। अब मैं कुछ उससे आगे नहीं कह सकता हूं क्योंकि निजी रिश्तों में इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलिए, इसके बाद में इसी तरीके से जब हरभजन सिंह से मैंने बात की तो जो पता चला, हरभजन सिंह के साथ में ही एक क्रिकेटर थे जो उनके सबसे खास मित्रों में से, वो मेरे भी परिचित थे। और जो उसमें पता चला, साहब कहा गया, अरे हम तो भाजपा के साथ हैं। तो हमने कहा आप राज्यसभा सदस्य तो आम आदमी पार्टी के बने, तो साहब क्यों बने हैं वो भी उन्होंने बता दिया। इसी तरीके से और भी कई लोगों के सामने आए ना। अब जो लोग आम आदमी पार्टी के लिए पैसे का अरेंजमेंट कर रहे थे, तमाम तरह से उसे मैनेज कर रहे थे और पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए 2022 में टिकट बेच रहे थे, जालंधर में
जहां पर टिकट बेच रहा था यह जो है चड्ढा, वहां से पीछे के दरवाजे से भागा था, वहां के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा लिया था। तो जब यह स्थिति हो तो अब आप समझ सकते हैं। बहरहाल जनता अंधी पागल हुई घूम रही थी, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ घूम रही थी। तो ऐसी स्थिति में सामने आ गया कि साहब यह खेल किया गया, और जब वह खेल किया गया था, अरविंद केजरीवाल तो साहब खुश थे। तो यदि पैसे से टिकट मिल जा रही, राज्यसभा पहुंच जा रहा है, सब कुछ है, और हम सत्ता के दंभ में, तो स्वाभाविक सी बात है यही हो। और वही हुआ कि आम आदमी पार्टी का जो संसदीय दल है उसके 2/3 विधायक यानी 7 विधायक, 10 में से 7 सांसद, 10 में से 7 सांसद वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे पूरी पार्टी टूट जाएगी। आम आदमी पार्टी भाजपा की हो गई, और जो ये आम आदमी पार्टी है वो खत्म, उसका अस्तित्व मिट गया। जी हां, इसी तरह से हो। तो यह स्थिति है। तो अब आप समझ लीजिए, यह संदेश है। और इसके बाद में आगे का भी संदेश है कि पंजाब में 50 से अधिक विधायक टूटने को बैठे हैं, भाजपा के साथ जाने को तैयार। यानी यह भी हो सकता है कि थोड़ा सा नंबर और बढ़ जाए, तो जब वहां का विधानसभा चुनाव हो तो पता चले ये तो बीजेपी है। जी हां, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसकी तैयारी कर ली गई कि अब पंजाब की सरकार गिरा करके वहां पर विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा अपनी सरकार बना ले, और जब चुनाव हो तो भाजपा के नेतृत्व में हो। अभी भी वहां की जो स्थिति है, वहां की ब्यूरोक्रेसी हो या वहां की पुलिस हो, सब में आरएसएस का बोलबाला है। वहां का इस समय चीफ सेक्रेटरी जो कैप सिन्हा है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से वहां के डीजीपी गौरव यादव हैं, उनके फादर इन लॉ जो है मिस्टर डोगरा, जो पूर्व डीजीपी है, वो आरएसएस के विचारक हैं बहुत बड़े। और इसी तरीके से वहां पर और तमाम सारी संस्थाओं में बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे हैं। तो जब सब उन्हीं के अपॉइंटमेंट इन्होंने कर रखे हैं, तो अब आप समझिए वहां सरकार भी उन्हीं के मुताबिक चल रही है। तो अब यह जान लीजिए, आम आदमी पार्टी का भी वही हाल होने जा रहा है जो शिवसेना का, और उसमें कड़ी बने वही राघव चड्ढा जो ब्लू आइड बॉय थे अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि वो कमा के पैसा दे रहे हैं, तमाम तरह से वो सारे सौदे कर रहे हैं। अब उन सौदों का जाल टूट चुका है। जनता ठगी गई, क्योंकि जनता ने जो वोट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था, यानी मैंडेट बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन वोट असल में बीजेपी के ही पास जा रहा। आपको यदि याद हो तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार यह बात बताते रहे हैं, जताते रहे हैं, सबूत देते रहे कि भारत में 2 ही लोग हैं जिनके बीच लड़ाई। एक कांग्रेस है जिसकी विचारधारा है आइडिया ऑफ इंडिया की, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद सहित उन लोगों का एक संयुक्त उद्यम, जो भारत में सबको जोड़ने की बात करता है, आइडिया ऑफ इंडिया। दूसरा है टुकड़े टुकड़े भारत। जी हां, वो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है कि हिंदू के नाम पे तोड़ दो, क्षेत्र के नाम पे तोड़ दो, जातियों के नाम पे तोड़ दो, और आदिवासियों के नाम पे तोड़ दो, और उसके बाद में जो बचे उसे तोड़ दो, इस आधार पर कि अपने झूठ के आधार पर, नफरत के आधार पर। यानी भारत को कितने टुकड़े करेंगे, तो ये टुकड़े करने की राजनीति करते हैं। तो यह अंतर है दोनों।
तो लड़ाई इन्हीं दोनों। बाकी सब जो आते हैं वो असल में बटाने के लिए आते हैं, और उन सब की पैदाइश आरएसएस के ही जरिए, आरएसएस पोषित जो तमाम सारे संगठन हैं उनके जरिए, या कहिए डीप स्टेट के जरिए। जी हां, बीजेपी का भी जन्म डीप स्टेट से होता है, जो आम आदमी पार्टी है उसका भी जन्म उसी से होता है, इसी तरीके से तमाम और। तो आप इस घटना को सामान्य मत लीजिए, यही होता है। कांग्रेस के सिवा किसी की भी सरकार बने, आज न सही कल, कल न सही परसों, हम धीरे धीरे उसे तोड़ के खा जाएंगे और फिर अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। यही बीजेपी आरएसएस की विचारधारा। आप यह आज से मत देखिए, 1947 से देख, जब हिंदू महासभा और आरएसएस इन दोनों ने जनसंघ मिलकर बनाई, जनसंघ चली, उसने इधर उधर अपने जाल फैलाए और अंत में वो जनता पार्टी में सबको लाके विलय कर लेते। वो सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं क्योंकि सीधे कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा तो साहब ये कर ले। और जब ये हो गया तो उसके बाद में वो दूसरा काम करते हैं, वो करते हैं कि हम कैसे बदलेंगे, और जो बदलने का काम करते हैं उसको आप समझ लीजिए किस तरह से होगा। वो करते हैं कि हम भारत की राजनीति में ऐसे खेल करेंगे कि कहीं ना कहीं यह टूट जाए, और वह टूटने का खेल है। तो उन्होंने फिर जनता पार्टी को टुकड़ों में कर दिया, कोई लोकदल बन गया, कोई जनता पार्टी रह गया, कोई जेडीयू बाद में बन गया, कोई समाजवादी पार्टी बन गया, कोई बन गया, और एक जो है भारतीय जनता पार्टी बन गई। फिर उस भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन से रिश्ते गांठे सत्ता में आने के लिए, शिवसेना, अकाली दल और इसी तरीके से एआईडीएमके और सारे तमाम सारे दल, धीरे धीरे उन सारे दलों को, जेडीयू भी है, सबको धीरे धीरे खा गए। असम के जो दल थे लोकल, उनको खा गए। इसी तरह हिमाचल के जो लोकल दल थे उन्हें खा गए। जम्मू कश्मीर में था वहां पर खा गए। इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में, कर्नाटक में और जगह, और फिर खुद काबिज हो गए। वही राजनीति तो है और वही हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वह राजनीति की कि नहीं, हम किसी को बांटेंगे नहीं, जोड़ेंगे। हम जोड़ने की राजनीति करेंगे। चलो सत्ता तुम्हें चाहिए, ले जाओ, विचारधारा तुम्हारी समाजवाद की होनी चाहिए, विचारधारा जोड़ने की होनी चाहिए, विचारधारा सांप्रदायिकता की नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से तमाम चीजों को लेके उनका ठीक है सरकार बनाओ, कोई फर्क नहीं। सरकार जाती है जाए, लेकिन देश बचना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई किसी नाम पे अपने को बांटता रह गया। और अंततः क्या हुआ कि कांग्रेस कमजोर होती चली गई, और वह कांग्रेस कमजोर हो गई जो आइडिया ऑफ इंडिया थी। जी हां, और यह स्थिति है, भारत को अपमानित करा रही है जब डोनाल्ड ट्रंप कह देता है भारत तो नरक की धरती है। यदि नरक की धरती है तो भाई तुम हमारे क्यों आते थे? इस नरक में आते थे, नरक के दर्शन करने आते थे। जवाब देना चाहिए भारत को। यह गाली दिए जाने पे ईरान उसे ताकीद कर रहा है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहा। भारत का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। यह हालत। चाइना के लिए भी उसने कहा, चाइना ने कड़ा जवाब दिया। अब आप सोचिए भारत का प्रधानमंत्री इतना क्यों डरा हुआ? राम माधव जो आरएसएस से जुड़े हुए, जो भाजपा के एक बड़े लाइजनर के तौर पे देखे जाते हैं, तमाम कारपोरेट से लेके तमाम सबका कनेक्शन साधते हैं, फंडिंग में उनका बड़ा योगदान। राम माधव कहते हैं हमने क्या नहीं किया अमेरिका के निर्देश में। उन्होंने कहा रसिया से तेल लो ना लो, हमने वही माना।
उन्होंने कहा ईरान से तेल लो न लो, हमने वही माना। उन्होंने कहा कि ये करो, हमने वो कर दिया। उन्होंने कहा वो करो, हमने कहा वो कर दिया। उन्होंने ट्रेड डील कही, हमने कर लिया। उन्होंने टैरिफ लगाया, हमने उनके सिर झुका के स्वीकार कर लिया। अब आप बताइए, जब सब कुछ किया उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कह रहे हैं, और क्या करवाना है हमसे? अब आप सोच लीजिए, इस दशा में आ गए कि अब हमें और क्या करवाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सब कुछ करने को तैयार है। भारत से 5,000 लोग इजराइल भेजे गए। क्यों भेजे गए हैं? विशेष विमानों से भेजे गए, क्योंकि इजराइल में आज लड़ने वाले लोगों की कमी हो रही है, सैनिकों की कमी है, उनके यहाँ के लड़ने तैयार नहीं। तो भारत से दूसरे कामों के नाम पे ले जाया जा रहा है और वहां सेना में झोंक दिया जाए। ये एक बार नहीं, पहले हो चुका है। अब यह स्थिति है, यह लगातार जारी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है। तो लोकतंत्र चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, और उसके लिए जो जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जो संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने उदाहरण देखिए कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग होनी थी, SIR कंप्लीट नहीं है। लाखों वोटर्स के नाम सिर्फ इस आधार पे कि नहीं, हमें शक है, इनके सारे कागज कंप्लीट है, लेकिन हमें शक है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम नहीं देंगे। मतलब आपके मन में शक का कीड़ा है तो आप वोट के अधिकार से, जो मौलिक अधिकार है, उससे वंचित कर दें। अदालत ने कुछ नहीं किया। और जब वहां फर्स्ट पेज की वोटिंग हो गई तो अदालत कहता है ट्रिब्यूनल जल्दी फैसला करे। अब यदि वो फैसला भी कर देगा तो क्या उनके वोट लिए जाएंगे? नहीं लिए जाएंगे। तो फिर आपने मौलिक अधिकारों का हनन किया। जो 93% वोटिंग आप बता रहे हैं और उस पर खुश हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए आपने कितने % वोट काटे। जो आपने वोट काटे हैं, तो उनको जोड़ देंगे तब तो वही वोटिंग परसेंटेज आ जाएगा जो पहले हुआ था, यानी पिछली बार के बराबर से भी कम आ जाएगा। और यह स्थिति है कि आपका वोट बढ़ जा रहा है, यानी भाजपा का वोट बढ़ जा रहा है, क्योंकि वोट जो काटे गए हैं वो कांग्रेस के काटे गए हैं, TMC के काटे गए हैं, जो विपक्ष के वोट थे वो काटे गए। बात साफ। लेकिन क्या ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त देश में जब यह अन्याय चल रहा था तो कहीं लड़ी? नहीं लड़ी। यानी सिर्फ अपनी सत्ता के लिए लड़ रही। उसी तरह आम आदमी पार्टी क्या करती है? अपने लिए लड़ती। तो अब आप समझ लीजिए, ईडी की रेड पड़ती है, वो उनमें शामिल हो जाते हैं। अभी पाक साफ हो जाएगी, तमाम सारे इस डर से भी शामिल हो जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी का थिंक टैंक कहा जाने वाला संदीप पाठक, वो भी शामिल हो गए। उसको क्या परेशानी थी? उसको तो सारे अधिकार भी मिले हुए थे, पार्टी में कट था, जो चाहता था वो कर रहा था, पैसा रुपया सारा मैनेज वही कर रहा था। लेकिन साहब वो भी चला गया। इन परिस्थितियों से आप समझ सकते हैं कि आज देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है। यह लोकतंत्र की हत्या है, यह आइडिया ऑफ इंडिया की हत्या है। निश्चित रूप से इस तरह के जब आप काम करते हैं तब हमें राहुल गांधी की बात सही आती है। हम सब मिलकर यदि सही जगह वोटिंग करें तो निश्चित रूप से भाजपा कहीं नहीं दिखाई देगी, और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जाना पड़ेगा, जो कांग्रेस की विचारधारा है, यानी कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। जी हां, नहीं खड़े होंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। कभी किसान मारा जाएगा, कभी महिला मारी जाएगी, कभी युवा मारा जाएगा, कभी दलित मारा जाएगा, कभी पिछड़ा मारा जाएगा, कभी दूसरे और लोग मारे जाएंगे, गरीब मारे जाएंगे, और ये सब चलता रहेगा। आप मरते रहेंगे और वो सत्ता का सुख उठाते रहेंगे। जी यही सत्य है। जय